करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में आर्थिक, जो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, उसमें फर्स्ट फेज में हम लोगों ने उपनिवेशवाद का तीनों फेज देखा। अब उसी में हम लोग देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों की जो 3 भू राजस्व व्यवस्था थी, यहां से दोनों टाइप स्टार्ट हो गया है, यहां से दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे। यहां से प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, यहां से मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनेगा। इससे रिलेटेड भी हो सकता है इसके किसी एक पार्ट से काट के क्वेश्चन बना दे। जैसे कि अस्थाई व्यवस्था, जो अस्थाई व्यवस्था है, इसने दूरवासी जमींदारी व्यवस्था को उत्पन्न किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। पढ़ाने के बाद यही क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना। आज हम लोग इसी पर आएंगे, देखेंगे। कल के क्लास में किसी को कुछ ना समझ में आया तो बताए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बुक पढ़िए, ठीक है ना। कोई भी बुक पढ़िए, उससे होगा क्या, बुक पढ़ने से एनसीईआरटी वगैरह, कि थोड़ा सा आपके पास शब्दकोश आएगा, हाँ, शब्दकोश आएगा, ठीक है ना। और उससे आपके पास शब्दकोश रहेगा, जिससे लिखने में आपको मदद मिलेगी। आपको या हम कोई भी जब आंसर राइटिंग करता है तो ऐसे कोई शब्द आप यूज नहीं करेगा जैसे मेरे को, तेरे को, एग्जाम्पल के रूप में, वो सब नहीं है, ठीक है। बहुत सारा है, सिर्फ उसी का नहीं, सबके में है। चलिए देखिए, अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, आपको पता होगा कि 3 टाइप में थी। एक तो थी अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, एक महालवाड़ी थी, एक रैयतवाड़ी। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके देखेंगे। भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना के बाद अनेक प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए। व्हाइट है कि कोई और चेंज कर ले, ठीक है ना। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए। भू राजस्व प्रणाली की पुरानी पद्धति को कंपनी ने त्याग दिया। जब आपको पता है कि 1765-64 में बक्सर का युद्ध हुआ, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, 65 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। द्वैध शासन को उसने एडॉप्ट किया। द्वैध शासन के बाद ये एक लंबा, जो 1790 से लागू होता है और 1772 से, जो एक बीच में एक गैप है लंबा, उसमें क्या हुआ कि भूल और सुधार, कि हम जो भी सिस्टम, कभी ठेकेदारी लाए, इजारेदारी पर था कि कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे दे दे, कि ऐसा है कि इस क्षेत्र का किसी जमींदार को दे दिया, इतना हमको रेवेन्यू चाहिए, हो सकता है घाटा भी हो जाता था। तो ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना। तो भूल करता रहा, सुधार भी करता रहा, तो एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा अनुभव के बाद ये सब व्यवस्थाएं आती हैं, ठीक। तथा नई भू राजस्व प्रणाली को लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था इनमें प्रमुख है। तो 3 व्यवस्था है, इसमें से हम पहले पर अब बात करेंगे। देखिए, 1765 में बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी, ये आप सब लोगों को पता है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कंपनी ने इसके बाद बंगाल के भू राजस्व प्रणाली में क्या किया, हस्तक्षेप किया। क्यों हस्तक्षेप किया? इसको जब दीवानी मिल गई है तो क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ भला करना तो उसका उद्देश्य है नहीं कि यहाँ बंगाल के कृषकों का भला करने आ गए, नहीं, मैक्सिमम भू राजस्व कलेक्ट करना। अब भू राजस्व कलेक्ट करके क्या, ये कौन सा दौर है? ये वही दौर है जब आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, आंग्ल मराठा युद्ध होगा, यानी कंपनी युद्धों में उलझी हुई है। अब प्लस इसका व्यापार भी इसको करना है, अपना मिलिट्री भी रखना है, खर्चे बहुत है इसके पास। तो ये क्या करेगा, तो ये सिस्टम में चेंज करेगा। आरंभ में क्लाइव हेस्टिंग ने कुछ फेरबदल किए, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कॉर्नवालिस के समय आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बारे में जानते हैं आप लोग? इसकी कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ, यूपी में। हाँ, तो खुल के बताओ ना, यूपी में कौन से जिले में? नहीं जी, गाजीपुर में है।
ठीक है ना, क्योंकि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो हम लोग का विद फैमिली जाते हैं घूमने कभी कभी। हाँ, तो आपने देखा ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने प्रशासन संभाला, यहाँ उसे दीवानी मिली और तुरंत जमींदारी व्यवस्था ला दिया, नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। क्लाइव ने कुछ और सिस्टम दिया, वारेन हेस्टिंग ने आया कुछ और सिस्टम दिया, कॉर्नवालिस आया और सिस्टम दिया। उसका रीजन था कि कॉर्नवालिस भी एक खुद जमींदार था, फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना। बंगाल में कॉर्नवालिस ने जिस भू राजस्व प्रणाली को अपनाया उसे अस्थाई बंदोबस्त किस किस नाम से जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। वैचारिक स्तर पर देखिए अब यही है कि हर एक यूरोप के समाज में चेंज हो रहा है, किसी विचारधारा का प्रभाव है तो उस विचारधारा का प्रभाव भी यहाँ दिखेगा आपको, ये आपको लिखना जरूरी है। वैचारिक स्तर पर सर्वप्रथम हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में अस्थाई बंदोबस्त का विचार सामने आया। हेनरी पुटल तथा फेनरी ने इस विचार को आगे बढ़ाया। अगर ये आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस और कौन है, जॉन सोर को माना जाता है। तो प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस, अगर जॉन सोर दोनों रहा, ठीक है ना, हाँ, या ये भी दोनों रहा तो दोनों को, अगर सिर्फ एक को पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो उसमें कॉर्नवालिस को मारेंगे, ठीक है ना, प्रीफर उसी को करेंगे। तो यहाँ प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ये बनेगा आपको, जहां जहां से क्वेश्चन रहेगा हम बता देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए खड़ा हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कॉर्नवालिस ने कब 1790 में इस व्यवस्था को कितने के लिए, 10 सालों के लिए लागू किया, किंतु 1793 इसे अस्थायी कर दिया गया। तो यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कब लागू किया गया, 90 में, ठीक। ऐसे अस्थायी कब किया गया, 1793 में। एक लॉ आया था, आगे हम देखेंगे इसी में, सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, ठीक है ना, वो 1794 में आया सनसेट लॉ, कि उस पर्टिकुलर डेट पे सूर्यास्त से पहले आपको लगान पेमेंट करना है, नहीं तो फिर आपकी जमींदारी जब्त हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि आखिर ये ऐसा तो नहीं है कि अचानक कैसे आ गया। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, जहां प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा वहां हम बताते हुए चलेंगे। प्लस देखिए हम लोग का इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आप वो निकाल सकें कि प्रीलिम्स का इस बुक में से, इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है। इसीलिए हम कहेंगे आप सब लोगों से, सलाह ये हमारा रहेगा कि मेंस का जो अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो वो तो देखें ही, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो चैप्टर चल रहा है उसमें से आप बनाते हुए चलें, ताकि उसके लिए भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक। कंपनी जमींदार, देखिए पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में है, कंपनी जमींदारों से यह आशा कर रही थी कि वह एक निश्चित, ठीक है ना, और अस्थायी रकम, 2 बार निश्चित हो गया है, एक काट दीजिए, वह एक निश्चित और अस्थायी रकम। अस्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी, एक निश्चित यानी कि हमने फिक्स कर दिया कि आपको चाहे जितना मिले या ना मिले, लेकिन इतना पार्ट जो हमारा है वो हमको चाहिए, ठीक है ना। निश्चित और अस्थायी रकम कंपनी को प्रदान करेगी, कौन करेगा, जमींदार करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कंपनी को भारतीय माल को खरीदने के लिए क्या जरूरत थी, पैसों की आवश्यकता थी। कंपनी जमींदारी व्यवस्था के तहत इस आवश्यकता को पूरा करना चाह रही थी। ये आर्थिक कारण में है, सैनिक कारण में भी आएगा, समझ रहे हैं ना, ये आर्थिक कारण में, क्योंकि आपको इससे पहले क्या होता था, 1757 से पहले
जब प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, वहां के लाभ से अभी ये वंचित थे। तो उससे पहले क्या होता था, ये यूरोप से बुलियन लाते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है ना, और यहां से वस्तुएं खरीदते थे, बुलियन देते थे, चले जाते थे। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कब, जब इसमें देखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये वही समय था जब वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा था, कीमती धातुओं के संरक्षण की बात हो रही थी कि जो कीमती धातुएं हैं उनका संरक्षण होगा, ठीक है। इसीलिए ये समस्या उठी कि अब वो जो है, आप व्यापार जो आप कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि इसका विकल्प कहीं से और तलाशिए। अब वो यहां से तलाश किया जाने लगा। अब उसमें सबसे बड़ा हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई इनको। अब वहां के पैसे से फिर धीरे धीरे अब ये क्या हुआ, भू राजस्व व्यवस्था। उस समय तो ऐसा नहीं था कि जो आज का सर्विसेज सेक्टर है, इस तरीके से तो था नहीं। जो मेन सोर्स था, इनकम था किसी भी गवर्नमेंट का, वो क्या था, कृषि, ट्रेड, तो मेनली कृषि था, ठीक है ना। तो ये उस पर इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को सिस्टमेटिक करने की कोशिश की कि चलो इस पर करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी भारत में, आपको बताए थे ये वो समय है विभिन्न मोर्चों पर युद्धों में फंसी हुई थी, ठीक है ना। कंपनी को इसके लिए क्या आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। साथ ही कंपनी को भू राजस्व उगाही में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना भी नहीं चाहती थी। ये प्रशासनिक बाधा होती। मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट सिस्टम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमको प्रशासनिक अमला चाहिए, पूरा उसके लिए एक महकमा चाहिए। तो वो अलग से पता चला जितना रेवेन्यू हमको मिलना है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। खर्च करिएगा ना, आप जो भी विभाग बनाइएगा उसका हेड होगा, उसमें एक श्रृंखला होगी ऑफिसर्स का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, पूरा अमला रहेगा। वो हर जगह जाएगा, तसीलेगा, फिर उसको कलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। अतः जमींदारी व्यवस्था एक बेहतर उपाय हो सकता था। हमको इतना लंबा सिस्टम क्या अपनाने की जरूरत है, हम किसी जमींदार को दे देते हैं, हमको उसी से ही लेना होगा, ये सिंपल काम है। तो ये भी हो गया। तो दूसरा, इस समय युद्धों में फंसी हुई थी। आप देखते हैं ये वही समय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी युद्धों में फंसी हुई है कंपनी, तो उसको धन की जरूरत है। अब व्यापार भी करना है। क्या चीज, हाँ, भू राजस्व उगाहे मतलब आप जो भू राजस्व जो लगान होता था, ठीक है ना, उसको वसूलना, तो उसी को उगाही बोलते हैं, ठीक है ना। ये टर्मोलॉजी, शब्दावली सब पहले की है, अब हो सकता है बहुत कम लोग सुने। तो आर्थिक कारण में समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। आपको अगर सिर्फ आर्थिक पे ही आएगा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, तो आपको एनालिसिस करने का समझना चाहिए। अब इससे कहां को रिलेट करेंगे, समय, इसीलिए हम आपको सब चीज बताते हुए चल रहे हैं, ताकि यहाँ का भारतीय परिदृश्य प्लस वैश्विक परिदृश्य दोनों चीजें समझ में आ जाएं, और दोनों काफी चीजें अच्छे से आपको रिलेट करके अपने आंसर में लिख पाए। अब राजनीतिक कारण देखते हैं। देखिए, कंपनी को भारत में पैर जमाने के लिए एक सशक्त वर्ग का समर्थन चाहिए था, ठीक है ना। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित जमींदार इस लक्ष्य हेतु उपयुक्त लगे, अतः इस व्यवस्था को अपनाया गया। क्या हमको अगर जैसे झारखंड में आप आए, अगर आपको कोई शक्तिशाली हैंड मिल जाए तो आप तो आसानी से सब चीज कर लीजिएगा, लेकिन आपको नहीं मिलता है तो आप बहुत स्ट्रगल करिएगा। तो ये भी चाहते थे कि हमको कोई एक ऐसा वर्ग मिले जो हमारा समर्थक हो। इसको, इसका मिसाल, इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, 1857 के विद्रोह में। लॉर्ड कैनिंग क्या बोलता है, अगर सिंधिया भी विद्रोहियों में मिल जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता, ठीक है ना। तो इन जमींदारों ने क्या किया, तरंग अवरोध का काम किया। जो डलहौजी के समय 1834 में जब हमने पढ़ाया था
1834 में हमने आपको बताया था कि जो प्रोविजन था उसमें ये था दत्तक पुत्र ग्रहण कर सकता था, लेकिन डलहौजी आके उसमें चेंज कर देता है, कहता है नहीं। अब कौन, हमने तीनों स्टेट बताए थे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो किसके लिए था, तो उसमें आके वो मना कर देता है, नहीं ये आप वैसे नहीं ले सकते, कंपनी आपको ऑथराइज करेगी, कंपनी चाहेगी तो आपको अनुमति देगी। अब वो अनुमति मिलना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। तो आप एक लंबा लिस्ट देखिएगा, समझ रहे हैं, सतारा, जैतपुर, बघात, उदयपुर, आप झांसी, नागपुर, सब फिर लास्ट में अवध कुप्रशासन के आधार पे। अब देखते हैं प्रशासनिक कारण। भारत में कंपनी की राजनीतिक स्थिति नवजात अवस्था में थी, ठीक है ना। अभी क्या है, ये पैर जमा रहा है, ठीक है ना। नवजात अवस्था जो शिशु की अवस्था होती है, क्या शिशु अपने से दौड़ सकता है, तो वही इसकी स्थिति। ना ही उसके पास राजस्व वसूली का अनुभव था और न ही व्यापक प्रशासनिक तंत्र, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपको एक व्यक्ति से राजस्व वसूलने में आसानी होगी, अगर हमको सबसे पैसा कलेक्ट करना हो यहाँ इतने लोगों से तो हमको दिक्कत होगी, लेकिन किसी एक को इसी में मॉनिटर बना दें कि उसी से सिर्फ हमको पैसा लेना है तो हमारे लिए आसानी होगी, हमको कोई सिस्टम भी बहुत नहीं खड़ा करना होगा। तो भूराजस्व जो प्रशासनिक तंत्र जो भूराजस्व वसूल करता, जमींदारी व्यवस्था इन दोनों कमियों को पूरा करता था। यानी कि एक तो बड़ा सिस्टम हम नहीं डेवलप करना होगा हमको, और दूसरा एक ही जमींदार से लेना है, तो हम और जमींदार इन दोनों चीजों को फुलफिल कर रहा है। अब देखिए ये विचारधारा आ गया, ये है प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा, ये उस समय यूरोप में चल रही थी, ठीक है ना। तो आपको पता, हम जब भी कोई चीज आएगी तो विचारधारा, समाज परिवर्तन कहाँ होगा, यूरोप का, समझ रहे हैं, चेंज यहाँ दिखेगा, और वो भी किसके हित में, मातृ देश के हित में, यहाँ के आर्थिक हितों को बलि दिया जाएगा। प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा एक फ्रांसीसी विचारधारा है जो यह मानती है कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि की प्रगति अनिवार्य है। आज भी इस चीज को माना जाता है। हमने जैसे कृषि क्षेत्र के लिए हम लोग हमेशा कितना परसेंट टारगेट रखते हैं, 4%। 4% ग्रोथ होगा तो एक अच्छा चीज माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब प्लस सबसे बड़ी चीज है फूड क्राइसिस। पता है श्रीलंका में चावल 400 केजी, 400 रुपए केजी, गेहूं इसी तरह 200-250 रुपए केजी, सब प्याज 400-500 रुपए केजी, इस तरीके से चल रहा है। हाँ, श्रीलंका में क्राइसिस तो है, डिफॉल्ट घोषित हो गया। हाँ क्या, वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं, बेचारा कहाँ से देगा। कृषि की जो प्रगति है, ये विचारधारा कहती है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या है, थोड़ा सा हम बता देते हैं यहां पर। जैसे जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 सेक्टर होते हैं, खैर ये हमारा पार्ट नहीं है इसलिए हम बता देते हैं इसको थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है ना। तो ये विचारधारा कहती है कि जो कृषि है ना, इकोनॉमी के मजबूती के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए इसमें इसका अहम रोल मानती है। ये कब का है, ये 18वीं शताब्दी की बात है, आज की बात तो है नहीं। समझ में आया? ये इकोनॉमी वाले सर आपको पढ़ाएंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अंग्रेज इस समय इस विचारधारा के समर्थन में थे, ठीक है ना, इस विचारधारा के समर्थन में थे। इस विचारधारा के समर्थन में थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जमींदारों को अस्थायी अधिकार मिलने के बाद अपनी आय को बढ़ाने के लिए वे क्या करेंगे, कृषि की प्रगति की दिशा में कार्य करेंगे। कृषि में प्रगति
के साथ साथ क्या होगा, वाणिज्य व्यापार की प्रगति होगी, अंततः कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये आप जान लीजिए, जब आप एंसेंट इंडिया पढ़िएगा, सरप्लस प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा, जैसे आप वैदिक काल में अगर हम लेकर चलते हैं, देखिए कोरिलेट करके हम पढ़ाएंगे, यही है, आपको भी यही सीखना है, कोरिलेट करके कि आखिर ये सिचुएशन, इनकी सोच क्या है, जो एक फिनोमेना है वो होता क्या है। जैसे आप अगर वैदिक काल को दो पार्ट में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल होता है, दो काल होता है ना। जब आप ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था देखते हैं तो वहां सरप्लस की बात नहीं होती, ठीक है ना, कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या, पशुपालन इंपॉर्टेंट। जब उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे तो वहां कृषि इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे, समझ रहे हैं, जब खुदाई होती है लोहे के फाल से, तो क्या होता है, जमीन गहरी जुतेगी तो नाइट्रोजन अच्छे से होगा। और रोपाई पद्धति, ये दो चीजों ने मिलके सरप्लस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। इसी सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, व्यापार वाणिज्य में गति होगी, क्योंकि अब सबको कार्य कृषि करने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, अगर सरप्लस नहीं है तो सबको खेती करना होगा, खाना है ना सबको, सबको खेती करना होगा। अगर हम कह रहे हैं मिस्टर ए ने इतना प्रोडक्शन कर लिया 10 टन, तो उनका अपना है, उनका कंजप्शन जो है 1 टन है, तो बाकी 9 टन वो ट्रेड कर लेंगे, तो यही चीज लागू होती है। लेकिन अगर यही करें 1 टन, इन्हीं का कंजप्शन है 1 टन, तो सबको करना होगा, ये नहीं दे पाएंगे। तो जैसे सरप्लस होगा वैसे ट्रेड, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा, शिल्प भी बढ़ेंगे, उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। ये प्रक्रिया धीरे धीरे नगरीकरण को प्रोत्साहित करेगी, ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है, आप लोग समझिएगा, ये बेसिक चीज है। तो ऐसा कंपनी का मानना था कि अगर जो ये विचारधारा है, प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा, इसमें क्या है, कृषि को इंपॉर्टेंट माना जाता है। कृषि को इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि कृषि की प्रगति की दिशा में क्या, जमींदार को इसमें हम भूमि का स्वामी घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भूमि किसकी है, जमींदार की है, ठीक है ना। अब वो अगर उसकी भूमि है तो वो क्या करेगा, कृषि में निवेश करेगा, कृषि में प्रगति करेगा। कृषि में अगर प्रगति होगी तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, और उसकी आय के साथ साथ हमारी भी आय बढ़ेगी। ये उनकी सोच थी, सोच अलग है, वास्तविक चीज अलग है। अब देखते हैं यहाँ प्रोविजन, ये था पृष्ठभूमि, समझ रहे हैं, राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक क्या थे, प्रशासनिक क्या थे, ठीक है, 3 कारण। अब देखते हैं कि प्रोविजन क्या है, इस अस्थायी बंदोबस्त में क्या प्रोविजन किया गया। जमींदार, पहला, जमींदार एवं भूराजस्व संग्राहकर्ता को भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है ना, रैयतों को जमींदारों के अधीन बनाया गया। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो व्यक्ति अभी तक अपने खेत का स्वामी था, उसको क्या किया गया, उसको भूमि के अधिकार से वंचित करके उसको जमींदार के अधीन कर दिया। ये समस्त भूमि किसकी है। आज भी सरकार को क्या फ्लाईओवर बनाना हो तो आपका जमीन अगर पड़ता है बीच में या मकान पड़ता है, तो क्या सरकार अधिग्रहण तो करेगी, लेकिन उसके बदले में मूल्य देगी आपको, ठीक है ना। यही डेमोक्रेसी होना भी चाहिए। लेकिन ये बात कब की हो रही है, 18वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस तरह रैयतों का भूमि पर जो पैतृक अधिकार था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसको, जमींदार को माना गया, जो रैयत था, ठीक है ना। आज भी बंगाल में आप जाइएगा ना, रैयत शब्द आपको बहुत कम सुनने को और मिलेगा, यूपी बिहार में तो न के बराबर मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, बंगाल में, झारखंड में किसान, ठीक है ना। क्या, हाँ हाँ हाँ, सब आएगा इसी में, प्रोविजन में है।
नहीं, रैयती वो हो जाएगा। देखिए, रैयत का मतलब होता है सिंपल किसान, और जो जमीन को जो रैयत भोगेगा तो रैयती हो जाएगा। अब वो सीएनटी वाला मत पढ़िएगा, सीएनटी अलग चीज है, ठीक है ना। सीएनटी एसपीटी बात की चीजें हैं, ये 1790 की बातचीत चल रही है। आपका सीएनटी आया 1908 में, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। भू राजस्व का निर्धारण क्या हुआ, किस रूप से हुआ, अस्थायी रूप से, तथा 1790-91 में वसूल की गई कुल राशि, ठीक है ना, 2.68 करोड़ रुपए को आधार बनाया गया। इसमें से 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को देना तय हुआ। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ठीक है। दोनों से बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम में जो जमींदार, किसको भूमि का स्वामी माना गया, तो जमींदार को माना गया, ठीक है ना, जमींदार को माना गया। इसमें क्या तय हुआ, किस आधार, बेस ईयर किसको बनाया गया। जैसे आज डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन माप होता है ना, जीडीपी का भी मापन होता है ना, तो बेस ईयर बनाया जाता है, ठीक है। तो बेस ईयर इसमें किसको बनाया गया, 1790-91 में जो राजस्व वसूल किया गया था उसका 10/11 भाग किसका है, कंपनी का हिस्सा, और जो 1/11 भाग जमींदार का हिस्सा। ये फिक्स कर दिया गया हमेशा के लिए, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। समझ में आ रहा है। रैयत की गर्दन जमींदारों के हाथों में दे दी गई। 1799 से 1812 के बंगाल रेगुलेशन से यह तय किया गया कि जो किसान तय अवधि में लगान नहीं देते हैं उनकी भूमि नीलाम की जा सकती है। 1700, हाँ, नीलाम 1793 के रेगुलेशन से ही चल अचल संपत्ति पर कब्जा का अधिकार दे दिया गया। अगर मान लीजिए जमींदार कहां से इकट्ठा करेगा, रैयत से इकट्ठा करेगा। अगर ये इसको नीलाम करने का पावर ना दे तो कहां, अपने बाबूजी के घर से तो देगा नहीं, देगा तो रैयत से ही कलेक्ट करके, ठीक है ना। जो इसके पहले जो चीज हमने बताया था, देखिए यहीं से इसका आंसर छिपा हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त ने दूरवासी जमींदारी प्रथा को विकसित कर दिया। क्या इस कथन से आप सहमत हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो जो इसके पहले दो चीज बताया ना, ठीक है ना, देखते हैं, अब डिटेल नहीं बताएंगे, फिर आप आंसर क्या करते हैं उसमें फिर हम देखेंगे। समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आया कि नहीं। रैयत की गर्दन क्यों जमींदार के अधीन हो गई है। 1799 से 1812 के बंगाल रेगुलेशन से यह तय किया गया कि जो किसान तय अवधि में लगान नहीं देते हैं उनकी भूमि क्या होगी, नीलाम कर, यानी कि जो पीरियड फिक्स है, अगर उस पीरियड के बीच में आप लगान नहीं देते हैं तो उनकी भूमि नीलाम कर दी जाएगी। 1793 के रेगुलेशन से ही चल अचल संपत्ति पर कब्जा का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता था। जमींदारों पर नियंत्रण के लिए 1794 में, ये तो अभी नियंत्रण देखिए किस पर हो रहा है, सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम लाया गया। इसके अनुसार लगान की तिथि के सूर्यास्त तक लगान जमा करवाना जमींदारों के लिए क्या था, अनिवार्य था, अन्यथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उनकी जमींदारी क्या हो जाएगी, बेच दी जाएगी। हाँ, तो दोनों तरह से जो दूरवासी जमींदारी होती है, एक तो अधिक, सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, अधिक टैक्सेशन की वजह से, एक अधिक प्रॉफिट की वजह से। अब आप इसको समझिएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे, एनालिसिस कैसे करना है, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या समझे बताइए। हाँ, हाँ, सूर्यास्त से पहले या निश्चित समय में यदि वो नहीं देंगे, मतलब पूरा जमा नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी छीन के तो दूसरे जिम्मेदार को नीलाम करते हैं।
हम सनसेट लॉ नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं अच्छा कोई लिखे हैं निकित राज सर ब्रिटिश भारत के साथ गलत थे तो इनको सर लॉर्ड कह के आज भी क्यों बोला जाता है? सभी को गुड इवनिंग, जोहार सभी को। तो क्या आप करिएगा, 200 साल के बाद दुश्मनी उनसे निभाइएगा? हाँ, जो हो गया इतिहासकारों ने जो लिख दिया वो तो बताना पड़ेगा ना। ये समझ में आया कि नहीं? पहले यहाँ आप हमको बताइए। आप दूरवासी देखिए, आपको क्वेश्चन इस अगर चैप्टर से आएगा तो वो सिंपल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे जिस स्टेट पीसीएस की बात हो, वो आपसे पूछेगा यही कि अस्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार दूरवासी जमींदारी को उत्पन्न किया। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। इस चीज को आप समझे कि नहीं, यहीं तक में इसका आंसर है। क्या समझे आप लोग? एक एक करके बताइए आप लोग। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त ने दूरवासी जमींदारी व्यवस्था को उत्पन्न किया। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। हम बहुत घुमा नहीं रहे हैं, बहुत सिंपल कर दिए। दूरवासी, यही तो टर्म आप समझे। आपसे हम बार बार पूछ रहे हैं कि आपने समझा कि नहीं, आप सर हिला दे रहे हैं। हाँ? आप देखिए, शर्म नहीं करिए, आप पढ़ने आए हैं, हम लोग के पास इतना समय नहीं होता है। अभी तो हो सकता है हम लोग का पोस्टिंग का फाइल बढ़ा है, तो पोस्टिंग हो जाएगा तो और भी क्लास हम लोग बहुत डिले से मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन कर पाए, या मंथ में बड़ा मुश्किल से हो पाए। तो इसीलिए जितने भी दिन हैं, हम लोग का 4-4 डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, जितना हमसे ले सकते हैं आप ले लीजिए, या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप कितना हमसे ले सकते हैं। बाकी हम अपने ज्ञान के अनुसार जितना हो सकता है आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो दूरवासी जो जमींदारी व्यवस्था है, समझ रहे हैं, ये है कि जैसे अस्थाई बंदोबस्त में जो प्रोविजन थे कि जो जमींदार इस्टेब्लिश्ड यहां होता था, ठीक है ना? मान लीजिए ये बंगाल है, इसी में बिहार, बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है ना? तो ये अस्थाई बंदोबस्त है, तो इस क्षेत्र का अलग जमींदार होगा, हाँ, इस क्षेत्र का अलग जमींदार होगा। अब इन पर जो टैक्स कितना था, 10/11, ये कंपनी को देना था ना टैक्स। तो जो 10/11 ये क्या कम टैक्स है? हा? बहुत ज्यादा टैक्स है। 2.68 करोड़ का 10/11, इतना, ठीक है? यह बेस ईयर बनाया गया था 1990-91 का। अब 10/11 तो ये बहुत ज्यादा टैक्स था। तो अब ये क्या किया, ये जो जमींदार है ये नहीं टैक्स अदा कर पा रहा था, तो इसने क्या किया कि छोटे छोटे जमींदारों को हो सकता है अपनी जमींदारी समझ बेच दिया। ये एक तो ये रीजन हुआ। सिर्फ 2 ही हिंट दे रहे हैं, पूरा हम आंसर आप लोगों से लिखवाएंगे। फिर दूसरा क्या हुआ कि भविष्य में आगे जाते हुए जो इसमें आपको पता है अस्थाई ये बंदोबस्त है, इसमें लगान मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन होकर फिर से बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना? तो ये इतना फायदा होने लगा कि जो फिक्स हो गया है 1790-91 का है ये, अब जब ये बढ़ गया इनका रेवेन्यू, तो ये इससे इनको फायदा भी होने लगा। जो जमींदार थे तो अब वो क्या किया, जमींदार यहां से चला गया शहर में, ठीक है ना? शहर में चला गया, स्टेब्लिश हो गया, अपना एक प्रतिनिधि यहां छोड़ दिया। तो यानी कि अनुपस्थित जमींदारी, उसी को बोलते हैं दूरवासी जमींदारी, ठीक है ना, या अनुपस्थित जमींदारी। तो ये 2 तरह से इसका एनालिसिस करना है। इतना हिंट दे दिए, बाकी लिखवाएंगे आपसे, क्योंकि आपको अफसर बनना है। कलम चलाइए। समझ में आ गया? जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भूमि को विक्रय योग्य बनाया गया और सामुदायिक संपत्ति को जमींदारों को सौंप दिया गया। भूमि को अगर विक्रय योग्य नहीं बनाएंगे तो क्या कोई साहूकार, जब इसका हम समाज पर इंपैक्ट देखेंगे
कि किसान पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उसमें देखिएगा कि अगर विक्रय योग्य नहीं बनाएंगे, लगान ज्यादा है, तो वो उसको ऋण कौन देगा, किस चीज पर, कोई गारंटी होनी चाहिए ना। जैसे आज भी आप बैंक से लोन ले जाइएगा तो वैसे नहीं दे देगा, कुछ आपसे कहेगा कि आप इसके बदले यहाँ क्या रख रहे हैं, हाँ, कुछ कुछ गारंटी चाहिए ना, गारंटी के रूप में इसको बनाया गया। यही सब सारा प्रशासनिक, इनका आर्थिक जितनी पॉलिसियां हैं, यही सब आगे चल के विद्रोह कराएंगी, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत परंपरा के विरुद्ध कर नगद में वसूल किया जाने लगा। अभी जैसे क्या होता था, मेडुअल पीरियड में आप पढ़ते थे, समझ रहे हैं, वो तो उपज का, जो आपका उपज हुआ आपको कैश में नहीं देना, कैश में कुछ ही शासकों ने लिया था, समझ रहे हैं। तो जो आपका उत्पादन हुआ खेत में, वहीं से आधा जितना लगता है लगान, वो तौल के दे दीजिए वहीं से, ठीक है ना। जब कैश में आपको पता है कि क्या इसका हानि होता है, जब सीजन आएगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया किसी भी चीज का, तो क्या होगा, रेट गिर जाएगा, होगा ना, उसका हानि किसको होगा, किसान को होगा। तो नगद में हम देंगे तो हमको नुकसान है कि नहीं है। ये सब एनालिसिस करने की पावर आपको आनी चाहिए धीरे धीरे। इसीलिए हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको बताते जा रहे हैं कि जब तक हम पूरा आपको इतिहास पढ़ाएं, आप इतिहास के अच्छे से एक अच्छे विद्यार्थी आप हो जाए, कि आप अच्छा लिख पाए। कि कोई भी चीज हो, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाए, उसको 150 शब्द में भी लिखना तो भी लिख लें, उसको 600 में भी लिखना है तो भी लिख लें। एनालिसिस जिस दिन आपको आ जाएगा, आप कर जाइएगा ये। अब देखते हैं, देखिए यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। अस्थाई बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के कितने भाग पर था, 19%। बंगाल, कहाँ का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था, इसमें इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जहां जहां से प्रीलिम्स का बनेगा, प्रीलिम्स का हमने बना दिया, जहां से मेंस का बनेगा वहां मेंस बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे इतर कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ग्रामीण जीवन पे, समाज पे क्या इम्पैक्ट होगा। होगा ना, कोई भी सिस्टम है उसका मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, इम्पैक्ट आता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जमींदारी पहला देखते हैं। जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था के कारण ग्रामीण समाज में जमींदार के रूप में एक नया वर्ग उभरा, ठीक है ना। यह वर्ग कंपनी का समर्थक था, हम लोगों ने देख लिया कि इसकी पृष्ठभूमि में, तथा कंपनी के हितों की रक्षा करता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सत्ता को सुरक्षित रखने में इन्हीं वर्गों ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया। अगर यहाँ एनालिसिस आएगा तो आप कर सकते हैं, उसमें लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। सिंधिया वाला भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, दोनों। जी, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर। अब ये नहीं कि पूछे कुछ और की प्रोविजन बताइए तो पता चला सब उसी में डाल दिए, नहीं। क्वेश्चन आपको समझना है, पहले क्वेश्चन आप समझे, उसके बाद उसका आंसर करने की कोशिश करें। दूसरा, सूर्यास्त के नियम, जो सनसेट लॉ था, सूर्यास्त का नियम के अंतर्गत जब जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी तो इन जमीनों को फिर से आवंटित कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए आप जमींदार हैं, आप दोनों लोग, ठीक है ना। आपको हमने सनसेट लॉ के थ्रू, आप फेल हो गए, आपने सनसेट लॉ के थ्रू जो नियत तिथि पर, नियत डे पर था, सूर्यास्त के पहले आपको पेमेंट करना था, आप पेमेंट करने में फेल हो गए, तो जो आपकी जमींदारी है वो छीन लिया जाएगा आपसे। अब छीन के हम उसको नीलाम करके इन दोनों लोगों को दे देंगे, यही है, ठीक है ना। अब आपकी वो जमींदारी नहीं रहेगी। ऐसे जमींदारों को शहरों में
जो ये देखिए, जो दूरवासी जमींदारी है ना, आंसर इसमें भी है। समझ, आप लोग पकड़ते जाइए, चौकन्ना रहिए। ऐसे में ऐसे जमींदारों को शहरों में रहने वाले लोगों ने ठीक क्या किया, लेना शुरू कर दिया। ये लोग ना तो कृषि से परिचित थे और ना ही ग्रामीण समाज से। जो ये नीलाम हुआ, हमने बताया ना क्यों नीलाम हो रहा है, पहले बताया, अभी पीछे देखिए। एक तो टैक्स ज्यादा है, अभी दिखा। नीलाम हम क्यों करेंगे? सनसेट लॉ के थ्रू, जब आप फेल हो जाइएगा पेमेंट करने में, ठीक है ना। एक लेटर ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में पढ़े हैं? देखिए हम लोग साथ यही प्रॉब्लम होता है, हम लोग जो है हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, इसीलिए जहां जो टर्म आता है सोचते हैं कि बता दें, लेकिन उसकी भी लिमिट है। कि आप सोचिएगा सर, कभी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, कभी हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, कभी इंटरनेशनल करंट भी। तो हम लोग यही इसी वजह से थोड़ा सा अपने को लिमिट करने की कोशिश करते हैं कि जमीन सनसेट लॉ के थ्रू जो जमीनें, जो जमींदारी उनसे छीनी जा रही हैं, उनको नीलामी की जा रही है, तो कौन लोग वहां से आ रहा है? उनको कौन परचेज कर रहा है? शहर के लोग। वो तो ना तो खेती से परिचित है और ना ग्रामीण समाज से। वो रहता है, अब जैसे मान लीजिए अभी लंदन में रहने वाला यहाँ प्रॉपर्टी ले लिया, बेड़ों में जमीन ले लिया 100 एकड़, क्या करेगा यहाँ? हाँ, कुछ करेगा? तो उस टाइम का यही सिचुएशन था, समझ रहे हैं। और ये क्या किए, जो देखिए सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या करेगा? लंदन से तो आएगा नहीं, तो ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से लगान वसूलते थे। इसी प्रवृत्ति ने अनुपस्थित जमींदारी कहा गया। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे यही लिखवाना है, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हैं। देखिए शर्माइएगा नहीं, जहां नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अफसर आपको बनना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए आना भी आपको चाहिए, दूसरे को आ गया तो उससे आपको क्या बेनिफिट है? उप सामंतीकरण के रूप में जमींदारी व्यवस्था में एक अन्य दुष्परिणाम आया। यानी कि एक बड़ा जमींदार है, उसने एक बड़ा जमींदार, ये इसकी जमींदारी है एक ही, ये एक ही जमींदारी है, इसने क्या किया, कई जमींदारों में दे दिया। तो ये क्या हो गया? उप सामंतीकरण, ठीक है ना, के रूप में जमींदारी व्यवस्था में एक अन्य दुष्परिणाम सामने आया। जमींदार भू राजस्व के अधिकार से बचने के लिए अपने जमींदारी को अधीनस्थ जमींदारों में आवंटित कर देता था। इसे पटनी प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, पटनी प्रथा पूछेगा प्रीलिम्स में आपसे कि पटनी प्रथा क्या है। एक ददनी प्रथा है, ये पटनी प्रथा है, ठीक है ना। इसको लोकल लैंग्वेज में उस समय के प्रचलित में एक पटनी प्रथा है। कहा गया कृषकों के लिए यह दुखदायी साबित हुआ। क्यों? मान लीजिए अगर इस जमींदार को देना है 100 रुपया, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये मिस्टर ए है, ये इसकी जमींदारी है, इसके ऊपर है 100 रुपया, इसको देना है। सर निकेत राज, सर परमानेंट सेटल का प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई रैयत टैक्स पे नहीं करता तो वो रैयत का जमीन नीलाम कर सकता था। अगर जमीन टैक्स पे नहीं कर पाता उसको जमींदारी भी नीलाम हो सकता था। लोग न्यू ऑफिशियल रखते थे टैक्स कलेक्शन। इतना लंबा चौड़ा है? अच्छा चलिए, कोई थोड़ा सा जो भी है निकेत जी, आप शॉर्ट लिखिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है ना, बताने के लिए नहीं। अगर आपको आता है तो अच्छा चीज है, हमको बता क्या करिएगा आप, ठीक है ना। हमको जो बनना था हम बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे कि 100 रुपया इसको है, अब ये 100 रुपया इसके लिए ज्यादा है। ये क्या करेगा कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, ठीक है ना। ये 50 रुपया इससे लेगा, 50 इससे लिया, 50 इससे लिया, 50 इससे लिया, 50 इससे लिया।
ठीक है, अब इसको के पास कितना हो गया 250 रुपया, इसको देना कितना है 100 रुपया, अब ये 150 रुपया इसका प्रॉफिट। अब जब ये जहां पूरे में 100 रुपया इसको देना था, अब इसको 250 रुपया मिल रहा है, तो ये जो उप सामंत है तो ये क्या नरम रहेगा, ये भी तो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, हाँ, तो टैक्स कलेक्ट करेगा, इसलिए ये किसानों के लिए ज्यादा दुखदाई हो गया, वो ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अस्थायी बंदोबस्त में कृषकों पर घातक प्रभाव डाला। ये प्रभाव इस प्रकार है, देखिए अस्थायी कृषकों पर जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ, जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने के कारण, पहले भूमि का स्वामी खुद कृषक था, ठीक है ना, इस सिस्टम में आते ही जमीन वो क्या हो गया रैयत हो गया, मालिकाना हक खत्म, भूमि किसकी हो गई जमींदार की, कृषकों की हैसियत घटकर कृषि मजदूर की हो गई, यानी कि अभी जमीन तो वो उसी के अंडर में है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, वो उसमें खेती कर सकता है, इसीलिए रैयत यूज किया जाता है। अभी बंगाल में बहुत जाएगा तो रैयत सुनने में मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन हम देंगे फिर। नेक्स्ट, कृषक का जो जीवन है, जीवन संकट में आ गया, अनुपस्थित जमींदारी, किसके वजह से, अनुपस्थित जमींदारी और उपसामंतीकरण के कारण कृषकों का अधिकतम शोषण हुआ, कृषक पलायन के लिए विवश हो गए, ठीक है ना, जो ये पलायन है के लिए वो विवश हो गए, क्यों, वो दोनों सिस्टम है। आरंभ में सोचा गया था कि जमींदार अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कृषि के विकास की दिशा में कार्य करेंगे, किंतु यह नहीं हो सका, जमींदार केवल अधिकतम लगान की वसूली में ही लगे रहे, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी जमींदार कभी नहीं करेगा। इस व्यवस्था में लगान भुगतान के लिए नगद पर जोर दिया गया था, क्या, कैश पर, ठीक है ना, कंपनी ने इसकी पूर्ति के लिए नगदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, क्यों, ये सब सोचा समझा गया, हर इनकी एक पॉलिसी थी, टैक्स ज्यादा रखेंगे तो वो क्या करेगा, अन्न की जगह कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करेगा, कॉमर्शियल क्रॉप्स किसके लिए जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए, वो कहां जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, संबंध एक दूसरे से उसका संबंध जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, जो घटनाएं घट रही हैं इसका संबंध कहां से हो सकता है, क्यों, अगर ये सिस्टम लाया, ये प्रोविजन कर रहा है तो इसका संबंध कहां से हो सकता है, ठीक है ना, प्रोत्साहित किया कृषि के वाणिज्यीकरण, ये फर्स्ट पेज में ही हम बता दिए थे, ठीक है, की शुरुआत थी, जिसका परिणाम भूखमरी के रूप में सामने आया। जब हम देखेंगे अकाल, एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, रेलवे स्पेशल पढ़ाएंगे, अकाल पढ़ाएंगे, वो दो चीज पढ़ाना जरूरी है। पुनः लगान चुकाने के लिए किसानों, ये तो हुआ ही, किसानों में साहूकारों से ऋण लिया, किसानों ने साहूकारों से ऋण लिया और ऋण ग्रस्तता के शिकार हो गए, क्योंकि जो साहूकार बैठा है, बनिया बैठा है, वो आपको 2% 3% पे तो देगा नहीं, हाँ, उन सबों का। अच्छा, लाल किसे, कितने लोग हैं जो फिल्म देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं, मदर इंडिया, किसने देखा है मदर इंडिया, अरे लाला जी का खाता ही खत्म नहीं होता है, तो सुनील दत्त हिसाब करता है ना, हाँ, अरे देखा करो कभी कभी पुराना फिल्म, सुनील दत्त उसमें जो रहता है मदर इंडिया, तो उसमें लाला का हिसाब, या कोई भी पुरानी फिल्म देखिएगा, एक साहूकार के रूप में कोई लाला होता है, ठीक है, हाँ हाँ, तो उसका वो ऐसा है, मान लीजिए मूलधन दिया 10 रुपया, तो उसका ब्याज जो है 50 रुपया ले चुका होता है, मूलधन तब भी 10 रुपया पड़ा रहता है, ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा ही सिस्टम यहाँ भी था,
तो ये क्या होगा, कभी मूलधन चुकेगा ही नहीं, ये ऋणग्रस्तता में शिकार, फिर इनकी भी जो घर जमीन है सब बिक जाए। इसमें क्या हुआ, कृषि का जैसे वाणिज्यीकरण हुआ, कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो जो फूड है वो उसकी क्राइसिस हो गई। अब जो फूड उपज भी हो रहा है, जो खाद्यान्न यहाँ उत्पादन भी किया जा रहा है, वो खाद्यान्न कहाँ आप सप्लाई कर दे रहे हैं, वो भी फॉरेन भेज दे रहे हैं। तो यहाँ के लिए संकट के समय खाद्यान्न कहाँ से आएगा, तो उस समय एफसीआई जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना मित्र। आप लोग समझ जाएंगे तो यही हमारे लिए, समझ लीजिएगा हमारा मेहनत सफल हो जाएगा कि आप लोग समझ जाएं। जमींदारी व्यवस्था के कारण सामाजिक जीवन में आर्थिक विषमता बढ़ने लगी। एक तरफ संपन्न जमींदार था, ये आपको पता ही है, एक तरफ संपन्न, तो दूसरी तरफ भूखा किसान। कालांतर में यह विषमता सामाजिक तनाव का कारण बनी। इसी तरह इनकी हर एक पॉलिसी जाके लास्ट में विद्रोह कराएगी, ठीक है ना। आप देखते हैं जमींदारों पर क्या प्रभाव इम्पैक्ट है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव तो सब पर पड़ेगा ना। या देखिए इम्पैक्ट क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, न्यूट्रल चीज नहीं होता, ठीक है ना। कि कोई सिस्टम आया ना तो उससे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए ना नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। लगान के अस्थायी हो जाने से जमींदारों को अपनी आय बढ़ाने का मौका मिल गया। तो हम पहले ही बताया 10/11 देना, उसके बाद सब तुम्हारा, समझ रहे हैं। ये तो 1790-91 में बेस ईयर बनाया गया, 1790 में लागू किया गया, 93 में अस्थायी कर दिया गया। अब फिर जैसे इनिशियल फेज में ये ज्यादा था, लेकिन लेटर फेज में ये लगान बहुत कम हो गया, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि समय के साथ बढ़ते हुए कलेक्शन बढ़ा तो वो अमाउंट कम होने लगा। कुछ जमींदारों ने कृषि में निवेश किया। 1918 में 1918 में 60 करोड़ रुपया लगान वसूला गया, जिसमें अंग्रेजों को मात्र 4 करोड़ रुपया दिया गया। अब ये बताइए 56 करोड़ ये जमींदार साहब के पास है। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये संपन्नता भी है, तो ये इससे भी दूरवासी जमींदारी, अनुपस्थित जमींदारी होगा। अब ये क्या करेंगे, ये संपन्न हो गए हैं तो गांव में रहेंगे, ये शहर जाएंगे। अब शहर जाके ये अपना प्रतिनिधि वहां भेज देंगे, जाओ देखो आराम से, ठीक है ना। जैसे आज भी देखिएगा जो बड़े बड़े जैसे सांसद होते हैं, सांसद महोदय झारखंड के जितने, तो उनका सबका एक प्रतिनिधि होगा यहाँ, सांसद प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो सबका एक लगभग होगा, होता है। अब तो प्रधान प्रतिनिधि भी लोग होने लगे। जमींदारों की जमींदारियां अस्थायी नहीं थी। सूर्यास्त, क्यों, सूर्यास्त कानून के द्वारा इनकी जमींदारियां नीलाम की जा सकती थी। अगर अस्थायी होता तो आप नीलाम कर पाते। सनसेट लॉ इसीलिए लाया गया कि आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा तो आपकी जमींदारी खत्म, ठीक है ना। इससे जमींदारों के सम्मान को ठेस पहुंचा, ठीक। ये दूसरा ला दिए हैं, ये कल हम लोग दूसरा वाला सिस्टम देखेंगे। ये आपको हो गया अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त, या सुनिए ना, उसको इस तरह लिखे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया अस्थाई बंदोबस्त क्या लिखे, ने अस्थाई बंदोबस्त से दूरवासी जमींदारी,
हाँ, या अनुपस्थित जमींदारी, दोनों ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा। दूरवासी जमींदारी या अनुपस्थित जमींदारी एक अभिन्न बुराई के रूप में उत्पन्न हुई। ये आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। दूसरा लिखे, ये दूसरा वाला शॉर्ट में लिखना रहेगा। मान लीजिए अदर स्टेट पीसीएस आप दीजिएगा ना, जहां 150 शब्द में 200 शब्द में लिखना होता है। प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है? प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है? इसने या इस विचारधारा ने ब्रिटिश कंपनी को किन किन रूपों में लाभ पहुंचाया? इस विचारधारा ने ब्रिटिश कंपनी को किन किन रूपों में लाभ पहुंचाया? व्याख्या करिए। अब देखिए, एक बार हम थोड़ा सा इन ब्रीफ आपको करा देते हैं कि जो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा अस्थायी बंदोबस्त से। क्या बनेगा प्रीलिम्स के लिए कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? अब उसके साथ अगर एक और नाम हो तो जानशोर, ठीक है ना, 2 लोग। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था, कितने % पे लागू था, ठीक है ना। तीसरा चीज, उसमें भू राजस्व की दर क्या निर्धारित हुई थी? हाँ, किसका? वो तो कंपनी का भाग था, ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा फिर बनेगा कि कब लागू किया गया, कब अस्थायी किया गया। सनसेट लॉ कब लाया गया? 94 में, ठीक है ना। फिर इस पर बनेगा कि जो इसमें भूमि का स्वामी किसको माना गया, ठीक है ना। प्रीलिम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आपका लैंड पहला सिस्टम। अब दूसरा हम लोग कल महालवाड़ी देखेंगे, फिर एक दिन रैयतवाड़ी, ठीक है। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा वहां प्रीलिम्स बताएंगे, और जहां मेंस का है इससे मेंस का इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, ठीक है ना। हाँ, लिखे हैं, लेते हैं कलेक्ट करके। कितने लोग लिखे हैं? हाँ हाँ, सब लोग कलेक्ट करके। सुनिए ना, एक चीज और, नाम लिखिए, उस पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फीडबैक देने में आसानी रहेगी। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए हमको कि जो 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आप क्या लिखिएगा? थोड़ा सा हमको इन ब्रीफ बताइए, 2-2 लाइन, एक लाइन सब लोग बताइए आप। हाँ, हाँ,
आप किसका आंसर बता रहे हैं? हाँ आप बोलचाल की भाषा आप नहीं लिखेंगे, पहली चीज, ठीक है ना। धीरे धीरे कंट्रोल करिए, बोलचाल की भाषा नहीं। अच्छा चलिए आप बताइए पीछे। चुप नहीं रहिए, देखिए आप लोग नहीं बताइएगा तो पता कैसे चलेगा। आपको ना बनना है अफसर, आप पढ़िएगा। नहीं रुक जाइए, सबसे हम सारी हमारी जिम्मेदारी है, सबको हमको ट्रेंड करना है, ठीक है ना। एक अच्छा कोच जो होता है हर खिलाड़ी पर ध्यान रखता है। बोलिए, 2 ही लाइन बोलिए, 1 ही लाइन बोलिए, लेकिन बोलिए। आप लोग भी अगर किसी को कुछ लिखना हो दोनों क्वेश्चन में तो आप लिख के बता सकते हैं कि 1-1 लाइन ही। बोलिए। जो कार्नवालिस के टाइम पे जो खिलाते थे और शासन के दौरान वो कर वसूल रहे थे, कर वसूलने के टाइम पे वो ज्यादा हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। कर वसूल रहे थे, जिसके कारण वहाँ अपनी जमींदारी कई टुकड़ों में बेचनी पड़ी, ठीक है ना। हाँ, या जमींदार जो है टैक्स नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जमींदारी नीलाम करके फिर से, समझ रहे हैं, उससे छीन ली जाती थी, फिर से नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, ये हिस्ट्रेशन खत्म करना है, कल के दिन प्रीलिम्स मेंस के बाद इंटरव्यू भी तो है। हाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार ही होती हैं। हाँ हाँ अच्छा, इसमें कहाँ समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे लिए कोई इशू नहीं, यहाँ तो मैनेजमेंट जैसे, ठीक है हम बोल देंगे। हाँ आप लोगों को पीडीएफ सब मिलता है कि नहीं? हाँ मिल जाता ना सब। हाँ हाँ वो देखिए, वो तो होता है इनिशियल फेज में, इसी तरह पढ़ाई होती है, सब चीज नहीं समझ में आएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार पढ़े हाँ सब चीज, हाँ 20% 15% समझ में आ जाता था, फिर दोबारा पढ़े एनालिसिस किए तो हो जाता था, लिखते थे। ये वही ना कह रहा है, पहले होता है आदमी लिखता है पढ़ता है। हाँ अच्छा, आप दो, जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है, इसने ब्रिटिश को किन किन रूपों में लाभ पहुंचाया, 2 लाइन बताइए। हाँ नहीं, 2 लाइन इसी तरह बताइए ना। आप लोगों का, हम बस जानना चाह रहे हैं आप लोग कनेक्ट एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट करिएगा तभी एनालिसिस कर पाइएगा। इस क्वेश्चन का समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में कितने लोगों को आए? प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा आप समझते हैं, आपको ज्यादा उसमें बताना नहीं है, ये फ्रेंच विचारधारा है, ठीक है ना, जो क्या बोलता है अर्थव्यवस्था में किस पर बल देता है, कृषि की महत्ता पर बल देता है, कृषि को इंपोर्टेंस मानता है कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या इंपोर्टेंस है, कृषि, कृषि की प्रगति आवश्यक है, ठीक है ना। फिर अब वो ब्रिटिश को किन किन रूपों में लाभ पहुंचाया, 1-2 बता दीजिए बस। हाँ बोलिए। हाँ देखिए देखिए, ये यही हम चाहते थे कि ये जो एनालिसिस है ना, कि क्वेश्चन ये समझा है, समझ गए, अच्छा वेरी गुड। हाँ बताओ बताओ। इस अस्थायी बंदोबस्त पर किस विचारधारा का प्रभाव है? प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा का प्रभाव, ठीक है ना। इस विचारधारा के तत्व, इस विचारधारा में क्या बोलता है आपको, कृषि
तो उस पर देखिए कृषि से क्या क्या लाभ है। इसके अलावा हाँ ठीक ठीक है ना, तो यही आपको दिखाना है। आप पहला वाला क्वेश्चन में दूरवासी जमींदारी में आप बताइए। हाँ, दूरवासी है, अनुपस्थित है, सब एक ही है। हाँ 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 चलिए, एक मोटा मोटी सब लोग आप लोग समझ गए। आप लोग रीडिंग करिएगा, लिखने की कोशिश जरूर करिए, अपना हैंड राइटिंग भी सुंदर थोड़ा सा करिएगा। ये हमारा पर्सनल सबको सलाह है, क्योंकि बहुत जरूरी है। कॉपी उसी की पढ़ी जाती है जिसका सुंदर हैंड राइटिंग होता है, नंबर भी उसको 2-4 ज्यादा ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी गंदी हैंड राइटिंग रहती है ना, जल्दी कोई क्वेश्चन उसका पढ़ता नहीं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद छोड़ देता है। सीमा जी को बुला दीजिए ना, सीमा जी को। क्वेश्चन समझना, इस चीज को सब लोग समझ गए कि नहीं? एक बार पढ़ेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। हाँ, इसी तरह एनालिसिस करना जिस दिन आप सीख गए, आप समझिए कि एक्चुअल में आपने, देखिए, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना होता है। आपको जो भी टारगेट आप गोल सेट किए होंगे, अपने नॉलेज में डेली ऐड करिए। पढ़ाई का ये मतलब है कि आप पढ़े क्या। आप आज पढ़े हैं 6 घंटा, तो आपको कुछ ऐड हुआ है कि नहीं आपके नॉलेज में, या आप उसी तरह सिर्फ घड़ी देख के टाइम पास किए हैं। पढ़ाई का वो मतलब नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप रखिए। बंद कर।